हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कई क्लासेस से हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बजट का सेशन। तो आज भी हम लोग राजस्थान का बजट का जो सेशन है उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास तक मैंने राजस्थान के बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान आपको बताए और एक क्लास हम लोग क्वेश्चन आंसर की भी कर चुके। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का कृषि बजट, एग्रीकल्चर बजट ऑफ द राजस्थान। आप ये जानते हैं कि हमारे राजस्थान में पिछले वर्ष तक बजट आने की जो परंपरा थी उसके हिसाब से एक ही बजट आता था। उसी बजट में कृषि के लिए कितने खर्चे होंगे वो भी उसी में समाहित थे और राजस्थान के बाकी खर्चे भी उसी के अंदर इंक्लूडेड थे। अब की बार एक नया काम किया गया। अब की बार हमारी सरकार ने कृषि बजट आम बजट से अलग कर दिया। तो जो सामान्य बजट है पूरे प्रदेश का वो अलग और कृषि बजट अलग। तो कृषि बजट क्योंकि अब की बार नया आया है, अलग से आया है, इसलिए थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बन जाता है। आप जानते हैं कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं उन सभी एग्जामिनेशन में कुछ भी जो नई घटना हो रही है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। और पिछले 1-1.5 साल से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आए हैं। किसान आंदोलन भी रहा, सरकार बिल लेके आई, वापस लिया। तो इन सभी चीज़ों की वजह से खूब राजनीति को पॉलिटिक्स भी हुई। इन सभी चीज़ों की वजह से कृषि बजट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को इसको समझना है। हालांकि कृषि बजट को एक बड़ा चढ़ा के बताया तो गया है, लेकिन एग्जाम के एंगल से इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कुछ मोटी मोटी बातें हम लोग ध्यान रख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का कृषि बजट। ये बात तो मुझे बताने की भी नीड नहीं है, आप जानते हैं कि राजस्थान का ये पहला कृषि बजट है। किसने पेश किया? हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री साहब को श्रेय जाता है, श्री अशोक गहलोत को। उन्होंने पहला कृषि बजट राजस्थान का पेश किया। अब राजस्थान में सबसे पहले हमारी सरकार बताती है कि कृषि इंपॉर्टेंट क्यों है। राजस्थान की जो पूरे राज्य की इनकम आती है उस इनकम का एक बड़ा चंक, इनकम का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में कृषि से आता है। इसके साथ साथ आज भी राजस्थान की जनता का एक बड़ा भाग, बहुत सारी जनसंख्या हमारी रोजगार के लिए पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इन दोनों एंगल से, मतलब देश की, राज्य की कमाई के लिए भी और राज्य की कमाई के अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान, इसके अलावा राज्य की रोजगार में योगदान, दोनों तरह से ही एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और स्पेशली एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ तक उद्योग नहीं पहुँचे, इंडस्ट्रीज़ नहीं पहुँची, जहाँ पर रोजगार का कोई और साधन नहीं है। याद रखिएगा, जहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का इकलौता सोर्स एग्रीकल्चर है। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो वहां पे भीषण बेरोजगारी हो, लोग भूखे मर जाएं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, उसी से कमाते हैं, उसी से खाते हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं किसान तो सबका अन्नदाता होता है, तो उस एंगल से भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले राजस्थान की जीडीपी का लगभग 30% कृषि पर निर्भर करता है। जीडीपी नहीं बोलना चाहिए, इसको नाम देना चाहिए जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब है हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है, राजस्थान की जो बाउंड्री है, राजस्थान के क्षेत्र के अंदर एक वित्त वर्ष के अंदर राजस्थान के सभी निवासियों ने मिलके जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित की हैं वो राजस्थान की जीएसडीपी कहलाती है। सिंपल भाषा में राजस्थान में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ वो राजस्थान की जीएसडीपी है। तो इस राजस्थान की टोटल जीएसडीपी को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए राजस्थान की राज्य आय, राजस्थान की जो स्टेट इनकम है उसमें अगर 100 रुपए की इनकम आती है तो 100 में से 30 रुपए की इनकम हमारी कृषि से आती है। 1/3, 1/3 लगभग इनकम यहाँ से आती है। इसका मतलब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके साथ साथ आज भी राजस्थान के 85 लाख परिवार कृषि पर निर्भर करते हैं। और 85 लाख लोग नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, 85 लाख व्यक्ति नहीं है, 85 लाख परिवार हैं। ऑन एन एवरेज जब भी परिवार की बात आती है तो हम एक परिवार में 5 सदस्य मान के चलते हैं। तो हमारे भारत में परिवार का मतलब होता है 5 सदस्यों की एक यूनिट। 85 लाख इंटू 5 कर लो तो इतने लोग, लगभग 2.5 करोड़ लोग के आसपास आएंगे। 2-2.5 करोड़ लोग आज भी, कितना होगा, 8-5-40, अरे ज़्यादा हो जाएगा ये तो इतने लोग हैं आज भी रोजगार के लिए पूरी तरह से 4 करोड़ के आसपास होगा, पूरी तरह से रोजगार के लिए आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और याद रखिएगा, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली निर्भर हैं, कुछ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट निर्भर है। इनडायरेक्ट निर्भरता कैसे होती है? कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं, कुछ लोग खेती नहीं करते हैं लेकिन खेती आधारित उद्योगों में लगे हुए हैं। अगर खेती नहीं होगी तो वो उद्योग नहीं चलेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर निर्भरता आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति खेती के उपकरण बेचता है, दराती बेचता है ना, या कोई क्या बोलते हैं, हाथ से पकड़ के चलाने वाले जो और टूल्स हैं खेती के, वो सब बेचता है। कौन खरीदेगा अगर खेती नहीं होगी? तो उसका रोजगार भी खेती पर निर्भर है। एक आदमी फर्टिलाइजर बेचता है, किसको बेचेगा भाई अगर भारत में खेती नहीं होगी? तो
कई तरह से खेती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को रोजगार देती है। ये संख्या तो सिर्फ खेती पे डायरेक्टली निर्भर लोगों की है, इनडायरेक्ट जाए तो ये संख्या बहुत भारी होगी। तो ये तो हमें बताता है कि इंपॉर्टेंस क्या। अब सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए। सरकार ने एक नई योजना चलाई जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। सरकार कहती है कि इस योजना में पहले हम लोगों ने 2000 करोड़ का प्रावधान किया था, तो पिछले वर्ष तक 2000 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन था। इस योजना में अब हम 2000 करोड़ की जगह प्रावधान बढ़ा के 5000 करोड़ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ को बढ़ा के कितना कर दिया, 5000 करोड़। 3000 करोड़ सरकार एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार है। और ये खेती बाड़ी का जो काम है, खेती से क्षेत्र है, आगे विकास हो इसका, इसके लिए सरकार कहती है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए हम इसमें 11 छोटे छोटे मिशन चलाएंगे। उन 11 मिशन के माध्यम से और किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए वो 11 मिशन पढ़ना है। उन 11 मिशनों में सब याद रहे या ना रहे, कम से कम उनके नाम तो याद कर ही लीजिए। जहां इंपॉर्टेंट बात होगी मैं बताऊंगा। पहला मिशन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। अब देखिएगा, देखो डाटा बहुत होता है और बताने वाले के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी बता रहा है, बताने वाले के लिए बहुत आसान है, दुनिया भर के आंकड़े रटा दो। लेकिन एग्जाम में सभी आंकड़े याद रखना मुश्किल है। अगर तो हमारा सिर्फ बजट का पेपर आ रहा होता तो हम लोग सारे आंकड़े रट लेते, लेकिन हमारे पेपर का एक छोटा सा हिस्सा बजट में से आएगा और कौन सा आंकड़ा पूछा जाए ये पता नहीं, और बजट तो पूरा ही आंकड़ों का खेल है। इसलिए जहां जहां इंपॉर्टेंट है उन्हीं आंकड़ों पर ध्यान रखा कीजिए। और अगर हम एग्जामिनर की सोच को समझें तो आप राजस्थान का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एग्जामिनर सीधा ये नहीं पूछता कि इस योजना में कितना 1000 करोड़ का खर्चा हुआ। नॉर्मली फोकस रहता है ये योजना किससे संबंधित है, इस क्षेत्र से संबंधित कौन सी नई योजना लाई गई, ये जो नया औषधालय बना, नया विश्वविद्यालय बना, ये कहाँ बना, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो फोकस थोड़ा अपना उस हिसाब से रखिएगा, मैं भी साथ साथ बताता चलूँगा। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना में 2700 करोड़ की लागत आने वाली है। और इस लागत को इसलिए याद नहीं रखना जरूरी क्योंकि ये लागतें होती हैं संभावित। संभावित का मतलब है आज के दिन हमने सिर्फ अनुमान लगाया, बजट बनाया कि हम इतना खर्च करेंगे, वास्तव में इतना खर्च होगा या नहीं होगा पता नहीं, ये इससे कम में ही काम निपट जाएगा पता नहीं। और अनुमान लगाया गया कि अगर ये योजना लाई गई तो ये 5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाएगी। अगेन मैं बोलूंगा ये आदर्शवादी बातें हैं कि हम 5 लाख किसानों का लाभ पहुंचा देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन क्या है। इस योजना के माध्यम से हम किसानों को आर्थिक सहायता देंगे और ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, और स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब होता है फुवारे से सिंचाई, उस सिस्टम को हम बढ़ावा देंगे। और इसके साथ साथ कोई अगर अपने खेत के अंदर तालाब बनाता है, पॉन्ड बनाता है, तो उसके निर्माण में भी हम लोग सहयोग देंगे। इसके साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई के संबंध में नई रिसर्च हो सके, नई शोध हो सके, इसके लिए हम लोग जितने भी हमारे राजस्थान में संभागीय मुख्यालय हैं, संभागीय मुख्यालय का मतलब है डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उन डिविजनल हेडक्वार्टर पे हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ ड्रिप इरिगेशन कहाँ स्थापित होगा, माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा, सब नाम दिए होंगे, इस जिले में उस जिले में नहीं, सभी संभागीय मुख्यालयों पे स्थापित होगा। और इसके साथ साथ इसमें काम क्या होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम, फुवारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, और इसके साथ साथ फार्म और पॉन्ड, इनके फार्म पॉन्ड के निर्माण को, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला। आगे चलते हैं। दूसरा है राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान की बायो फार्मिंग। ये बायो फार्मिंग अगेन देखिए 600 करोड़ की लागत से 3 वर्ष में 4 लाख किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। ये सिर्फ अनुमान है, सरकार ने ऐसा बोला है कि हम ऐसा कर देंगे, कितना होगा राम जाने। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बच्चे हैं कि आप कहते हो कि भाई दुनिया में कोई चीज़ ऐसी बनी नहीं जो मैं याद ना कर लूँ, तो भाई कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे जैसे हैं कि नहीं यार थोड़ी चीज़ें याद रहती हैं, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को पकड़ लो सीधा। और देखो क्या होता है, समय के साथ में आपको अनुभव, एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए अभी आरएस मेंस का एग्ज़ाम था, और आरएस मेंस के एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक 1.5 पेज का नोट बना के बच्चों के साथ शेयर किया था। अब वो बात और है कि सब बच्चों तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेंस की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने इंटरनेट बंद कर लिया, व्हाट्सअप बंद कर लिया, टेलीग्राम बंद कर लिया। जिन तक पहुंच पाया, लगभग 3000 बच्चों तक पहुंचा होगा, 3-4 हज़ार बच्चों तक, जिन बच्चों तक पहुंचा उन सभी बच्चों को उसमें से कम 7-8 नंबर के सवाल आराम से मिल गए होंगे 1.5 पेज में से। अब ये कैसे हो पाता है,
ये एक्सपीरियंस टाइम के साथ गेन कर लेते हैं आप कि कौन कौन सी चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ भी लागू करनी है। ढंग से पढ़ेंगे तो नंबर क्यों नहीं आएंगे। एग्जामिनर की आपसे और मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, एग्जामिनर हमें नंबर देगा ही। एग्जामिनर तो चाहता है आप जैसे बच्चों की तलाश में निकल रहा है कि ऐसे हीरे मिले तो सही, कहीं हम पढ़ते नहीं, वो एक अलग बात है। तो आइए, तो जैविक खेती मिशन के अंदर इस वाली पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं। इसके साथ साथ अब इसमें होगा क्या, किसानों को हम लोग प्रमोट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा दो। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक तो हम किसानों को जैविक बीज उपलब्ध कराएंगे, जैविक उर्वरक या फर्टिलाइजर भी ऐसे ही होंगे, और कीटनाशक भी उपलब्ध कराएंगे। दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको कम करेंगे, और इसके साथ साथ जब भी ये जैविक पदार्थ, इस तरह के जैविक बीज, जैविक उर्वरक ये आते हैं तो इनके प्रमाणीकरण के लिए, इनको सर्टिफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी संस्था ढंग की नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रमाणीकरण के लिए एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड। आजकल आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो बहुत पॉपुलर है। जैसे एक बार आयुर्वेदा पॉपुलर हुआ था ना, आजकल सब कुछ ऑर्गेनिक चल रहा है। तो हम लोग भी एक ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड बनाएंगे, और इसके साथ साथ जितने भी संभाग हैं, हर संभाग स्तर पे एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला, शोधशाला की स्थापना करेंगे। आगे चलिए, उसके बाद में है राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन। इसके तो सब कुछ नाम से क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, हम किसानों को ये समझाते हैं कि भाई साहब, बीजों के मामले में आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद ही अपने यहाँ पे बीजों को विकसित कीजिए, और इसके साथ साथ सरकार कहती है हम भी बीजों का वितरण करेंगे। किसान आत्मनिर्भर तब बनेगा जब अच्छी क्वालिटी के बीज भी किसान खुद ही उपजा लेगा, या यूँ समझें कि राज्य के स्तर पे ही उत्पादित हो जाएंगे, बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे, दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो देखिए, लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या उपलब्ध कराएंगे भाई, बीज उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ बीज स्वावलंबन योजना का आकार दुगना किया जाएगा। बीज स्वावलंबन योजना क्या है, किसानों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि बीजों के मामले में स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबी का मतलब है खुद ही अपने बीज उपजाइए, तो उसको भी हम लोग योजना को डबल कर देंगे, बड़ा कर देंगे। और इसके अलावा किसानों को बीज मिनी किट बांटे जाएंगे। मिनी किट का मतलब है बीजों का छोटा छोटा किट बना के 4, 6, 8 वैरायटी की जो मौसमी फसलें हैं इस समय होने वाली, उनके बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। तो तीसरा हो गया हमारा राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन। अगला है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। मिलेट्स क्या है, एक किस्म का अनाज। तो मिलेट्स में, राजस्थान में मिलेट्स का प्रोडक्शन वैसे ही ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली मेरे ख्याल से बाजरा वगैरह ये सब मिलेट की कैटेगरी में आती हैं। तो राजस्थान को मिलेट हब के रूप में हम लोग विकसित करेंगे, और इसमें इसके साथ साथ जोधपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है ऑलरेडी, उस विश्वविद्यालय में हम लोग एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना करेंगे। इस साल जोधपुर के लिए तो बम्पर एकदम घोषणाएं हैं, तो जोधपुर के लिए एक और घोषणा हो गई। और किसानों को इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, वो, और इसके साथ साथ बायोपेस्टिसाइड्स, जैविक आधारित कीटाणुनाशक, वो सब हम किसानों को प्रदान करेंगे। उसके बाद आता है अगला संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। संरक्षित खेती क्या है, प्रोटेक्टेड फार्मिंग। संरक्षित खेती का मतलब है किसानों को फसल उगाने में इतना जोर नहीं आता जितना उस उगी हुई फसल की रक्षा करने में आता है। मतलब किसान परेशान रहते हैं कि हमने फसल उगा ली, कभी टिड्डी आके खा रही है, कभी नीलगाय आके खा जा रही है, कभी कोई खरगोश खा गया, कभी कोई जानवर खराब कर गया, कभी कुछ। तो अगर उस खेती को संरक्षित रखा जाएगा तो किसान की आय की सुरक्षा होगी, किसान को घाटा होने से बचाया जा सकेगा। उसके लिए हम लोग संरक्षित खेती मिशन लेके आ रहे हैं। संरक्षित खेती मिशन में क्या करेंगे, पहला तो है कि हम लोग संरक्षित खेती करने के लिए आधुनिक तरीके और तकनीकों को अपनाएंगे। तो आधुनिक तरीके, मॉडर्न मेथड, और मौसमी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ अब वो फसल संरक्षित कैसे हो, तो 25,000 किसानों को हम लोग ग्रीन हाउस या शेडनेट हाउस या लो टनल हाउस, इनकी स्थापना के लिए 400 करोड़ की ग्रांट देंगे, अनुदान देंगे। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कई खेतों के अंदर खेत का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन कलर के जो पर्दे आते हैं, चादर आती है ग्रीन सी, उन पर्दों से ढका होता है, और उसके नीचे किसान अपने फल फ्रूट या जो भी सब्जियां हैं वो नीचे उगा लेता है। उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे बचाव हो जाता है, मतलब अनावश्यक धूप से बचाव हो जाता है, और भी कई तरह की चीज़ों से बचाव करता है, एक लेयर ऊपर आ गई। उसी तरह से आजकल लो टनल खेती हो रही है, और आजकल तो नई चीज़ें चल रही हैं, हाइड्रोपोनिक चल रहा है। तो जो संरक्षित खेती है उसके लिए हम किसानों को शेड बनाना है, नेट जाल का कुछ बनाना है, ग्रीन हाउस बनाना, उसके लिए हम लोग अनुदान देंगे। और इसके साथ साथ किसानों को जो अनुदान मिलेगा, नॉर्मल किसानों को, उसके अलावा जो भी जनजातीय क्षेत्र के किसान हैं उनको 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। मतलब बाकी को अगर 50 तो इनको 75, बाकी को 75 तो इनको 100।
उसके बाद अगली चीज़ है हमारी जिसका नाम है राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन। उद्यानिकी तो आप जानते हैं सारे के सारे, उद्यानिकी में ये हमारे जो नॉर्मली बाग बगीचे ये उद्यानिकी में शामिल होता है। तो हम लोग फल बगीचों की स्थापना, सब्जियां, फूल, बीजीय मसाले और औषधीय फसल इनके उत्पादन के विस्तार के लिए इस मिशन में काम करेंगे। ये याद रहना जरूरी है। कितने किसानों का लाभ होगा ये याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। 15,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे आने वाले 2 साल में। तो ये 2 साल की योजना है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा जिसका नाम है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। फसल सुरक्षा मिशन अगेन नाम से दिखाई दे रहा है। जैसे पहले हमने संरक्षित खेती देखी थी। संरक्षित खेती का मतलब था कि हम लोगों ने एक जाल बांध दिया, नेट बांध दिया, उसके नीचे खेती कर ली। अब ये आ रहा है फसल सुरक्षा। फसल की सुरक्षा का मतलब है फसल तैयार हो गई, खतरा है नीलगाय से, उससे बचाने के लिए। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों की रक्षा करने के लिए मिशन लेके आ रहे हैं। इसमें भी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का अनुदान हम लोग देंगे, लेकिन 1,25,00,000 मीटर तारबंदी के लिए देंगे। इसका मतलब है कि खेत में नीलगाय ना घुसे, इसलिए आप तारबंदी करा लो। तारबंदी के लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देगी। और गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया कि 100 करोड़ रुपए अगर खर्च होंगे तो कितनी दूरी में तारबंदी हो सकती है, 1,25,00,000 मीटर लंबी तारबंदी इसमें हो सकती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी किसान अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस मिशन का लाभ लेना चाहता है, तो उसकी जो भूमि है वो कम से कम 1.5 हेक्टेयर होनी चाहिए। अगर किसी किसान की भूमि 1.5 हेक्टेयर से भी छोटी है तो इस योजना के लिए वो योग्य नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें व्यक्तिगत किसान को लाभ मिलेगा। ये क्या हुआ, पहले व्यक्तिगत किसानों की जगह जो समूह होते थे, FPO होते थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते थे, किसानों की सहकारी संघ होते थे, उनको इस योजना का लाभ दिया जाता था। अब की बार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, हम उन संगठनों को नहीं, हम व्यक्तिगत किसान को लाभ देंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्तिगत किसान को इस योजना का लाभ की बार मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा, बड़ा परिवर्तन है। अगला है हमारे लिए राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान लैंड फर्टिलिटी मिशन। ये क्या चीज़ है, हम ये जानते हैं कि अगर भूमि के अंदर ज़्यादा लवणीयता आ जाती है तो भी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, ज़्यादा क्षारीय गुण आ जाते हैं तो भी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ भूमि में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो भूमि धीरे धीरे बंजर या अनुपजाऊ या अनुपयोगी बनती जाएगी। इस संबंध में आप जानते हैं कि एक और योजना भी सरकार की चल रही थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, उसी से जुड़ा हुआ कुछ उसी तरह का कुछ है। तो भूमि उर्वरकता मिशन में हम लोग क्या करेंगे, लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार करने के साथ साथ हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। हरी खाद का मतलब हो गया आपके ग्रीन फर्टिलाइजर, इससे उर्वरकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिप्सम के प्रयोग से 22,000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि का 11 करोड़ की लागत से सुधार किया जाएगा। और हरी खाद के उत्पादन के लिए 2 लाख किसानों को हम लोग ढैंचा बीज के मिनी किट निःशुल्क देंगे और 14 करोड़ का खर्चा होगा। ये सारे के सारे फैक्ट जो है ये आप इग्नोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, इतना नहीं याद रहता है। आप सिंपल याद रखिए कि उर्वरकता मिशन के अंदर लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार करने के लिए हम लोग हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और किसानों को मुफ्त में बीज वगैरह का बंटवारा इसमें किया जाता है। अगला देखिए, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। कृषि श्रमिक का मतलब वो श्रमिक जो खेतीबाड़ी में काम करते हैं, और संबल का मतलब उनको सहायता देने के लिए हम लोग मिशन लेके आ रहे हैं। क्या मिशन है ये, एक नाम आप सबने सुना होगा जिसका नाम है भूमिहर किसान, भूमिहीन किसान। वो क्या होता है, खेतीबाड़ी करने वाले दो तरह के व्यक्ति नॉर्मली होते हैं, 2 तरह के किसान होते हैं। एक वो किसान है जिसकी खुद की जमीन है, अपनी जमीन पे खेती करता है। एक वो किसान है जिसके पास जमीन अपनी है, दूसरों से खेती करवाता है। एक वो किसान है जिसका मुख्य काम खेती ही है, खेती उसका पेशा है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है, तो खेती करना चाहता है, जमीन नहीं तो क्या करेगा। 2 ऑप्शन है उसके पास में, या तो किसी किसान से जमीन किराए पे ले ले, जिसको हम बोलते हैं आधे पे ले लिया, बाट पे ले लिया, या फिर दूसरा काम क्या कर सकता है, जो किसान खेती वाला है, बड़ा किसान है, उसके यहाँ जाके खेती मजदूरी कर ले। तो उन मजदूरों के लिए जो खेती में काम करते हैं, उनके लिए हम लोग ये योजना लेके आए हैं। किसके लिए है, भूमिहीन श्रमिकों के लिए। क्या करेंगे इस योजना में, 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान देंगे। इंपॉर्टेंट बात है, हस्तचालित यंत्र क्या होता है, आपने देखा होगा ना, घास काटने के लिए दराती होती है, खुरपी, खुरपा, कई इस तरह के जो टूल्स हैं जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं, वो टूल्स खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से देंगे। और इसके साथ साथ 1 लाख श्रमिकों को स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण भी देंगे। तो उनको हम लोग स्किलफुल भी बनाएंगे, मतलब उनको शिक्षा देंगे कि किस तरह से वो काम को आसान और जल्दी कर सकते हैं। वो बात और है कि सरकार क्या सिखाएगी, खेती के मामले में किसान
कितना एक्सपर्ट होता है सरकार को सिखा देगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि हम उनको ट्रेन करेंगे और इसके साथ साथ उनको 5,000 रुपये की ग्रांट देंगे कि ये जो हाथ से चलने वाले टूल्स हैं, जो आप श्रम करते हो, जिस टाइम लेबर करते हो, आपके काम आते हैं, वो खरीद लीजिए। आगे चलते हैं। अगली चीज़ है जिसका नाम है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। नाम से पता चल रहा है राजस्थान एग्रीकल्चर टेक्निक मिशन। इसका मतलब है हम खेती में तकनीकी सुधार करना चाहते हैं। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि और आदान लागत में कमी और कम समय में अधिक उत्पादन, ये हमारा लक्ष्य है। इसका मतलब हुआ हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़े। ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा दें, मतलब उतनी ही ज़मीन पर ज़्यादा उत्पादन होने लगे। इसके साथ साथ आदान लागत का मतलब है जो उत्पादन लागत है उसके अंदर कमी आए, कम खर्चे में खेती हो जाए। इसके साथ साथ कम समय में ज़्यादा कार्य हो सके और किसानों की इनकम बढ़ सके। इन उद्देश्यों के साथ हम लोग ये योजना लेके आए हैं। योजना 400 करोड़ रुपए की है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि 60,000 फार्मर्स, 60,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अगले 2 साल के अंदर इसमें खर्चे किए जाएंगे। और करेंगे क्या, हम लोग 150 करोड़ का इसमें अनुदान भी देंगे और कृषि यंत्र इसमें लाए जाएंगे। तो बेसिकली दिखता ही है टेक्निक मिशन है, तो तकनीकी आधारित यंत्रों को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग करने की सिफारिश करेंगे। इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ड्रोन वाला क्या सिस्टम है, आपने देखा होगा कि अभी पिछले वर्ष जब राजस्थान के अंदर टिड्डी अटैक हुआ था, तो टिड्डियों के हमले का काउंटर करने के लिए या टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग हुआ था। और ड्रोन आज के दिन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम ड्रोन खरीदने के लिए पैसे देंगे, ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। किसान खरीदेगा नहीं, ये या तो सरकारी स्तर पे आएंगे या फिर जो संघ होते हैं उनको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ किसान कॉल सेंटर और किसान साथी पोर्टल ये पहले से बने हुए हैं। इन पोर्टल्स को और स्ट्रॉन्ग करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, एक दोनों को जोड़ेंगे और एक इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम लागू करेंगे और उस पर 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो ये जो पोर्टल्स हैं जिसमें किसान फ़ोन करके अपनी स्थानीय भाषा में जानकारी ले लेता है कि बताओ ये फसल में बीमारी हो गई, क्या करूं, इस फसल में खाद कितनी डालूं, वो सब जानकारियां आप पहले लेते थे। अब इसको और वृहद करते हुए हम लोग 50 करोड़ की लागत से इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगली चीज़ है हमारी जिसका नाम है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग राजस्थान का फूड प्रोसेसिंग मिशन। फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, कोई भी किसान नॉर्मली जब कोई फसल उगाता है तो जैसे गेहूं उगाया तो गेहूं के रूप में बेच देता है, सरसों उगाया तो उसको सरसों के रूप में बेच देता है, मतलब रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में जैसे उगाया वैसे बेच देता है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसान अमीर बनना चाहता है, उसकी आय बढ़ाना चाहता है, तो किसान को अपने उत्पाद को जैसी फॉर्म में है वैसी फॉर्म में बेचने की जगह उसको प्रोसेस करना चाहिए, उसका प्रसंस्करण करना चाहिए और फिर बेचना चाहिए। सरसों उगाई तो सरसों मत बेचो, सरसों का तेल निकाल के बेचो। आलू उगाया तो आलू मत बेचो, आलू के चिप्स उगा के बेचो। गेहूं उगाया तो गेहूं मत बेचो, उसका आटा बना के बेचो। अगर आप ये करेंगे तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि असली कमाई फसल उगाने में नहीं है। फसल उगाने वाला किसान तो बेचारा गरीब रह जाता है। उस फसल को कंपनी वाले खरीद के ले जाते हैं और उससे प्रोडक्ट बना के बेचते हैं और वो अरबपति हैं। तो अगर किसान वो प्रोडक्ट खुद बनाने लगेगा तो वो अरबों का फायदा किसान तक पहुंचेगा। एग्जाम्पल के लिए भारत में आलू उगाने वाला किसान गरीब है, लेकिन उस आलू के चिप्स बना के चिप्स बेचने वाला फ्रीटो लेज कंपनी, अंकल चिप्स, वो अमीर है। उसी किसान जो टमाटर उगाता है वो गरीब है, लेकिन उस टमाटर से टमाटो सॉस बनाने वाला किसान टमाटो, XYZ केचप, वो सब अमीर हैं। किसान गरीब है, सरसों उगाता है, लेकिन उस सरसों का तेल निकाल के बेचने वाला बाबा तो अमीर है। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि जब किसान खाद्य प्रसंस्करण नहीं करता है तो उसमें जो व्यावसायिक बेनिफिट हो सकता है, जो बिजनेस प्रॉफिट हो सकता है, वो किसान तक नहीं पहुंचता। हम किसानों को कह रहे हैं कि भाई ये करो, और पता नहीं किसान ये कब करेगा। तो देखिए, इसके लिए सरकार ये कहती है कि भरतपुर में हम लोग 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना करेंगे। देखिए 7 करोड़ 50 लाख याद रहे ना रहे, भरतपुर याद कर लीजिए। भरतपुर में सेंटर ऑफ एपीकल्चर की स्थापना होगी और इसके साथ साथ श्री गंगानगर जिले में भी एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला, मतलब शहद की क्वालिटी जांचने की रिसर्च सेंटर प्रयोगशाला, वो स्थापित की जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके साथ साथ और भी हम लोग आगे प्रयास करते रहेंगे। और ये सीरीज़ मैं लास्ट क्लास में अनाउंस करके गया था। कभी कभार क्या होता है, देखिए हम लोग भी एक इंडिविजुअल हैं, कभी कोई बहुत अर्जेंट काम हो जाता है, या यूँ समझें कि कभी तबीयत साथ नहीं देती, कभी कुछ हो जाता है छोटी मोटी घटना, तो वो एक छुट्टी हो जाएगा, अलग बात है। इस सीरीज़ को हम लोग रोकेंगे नहीं,
अभी हम बजट कर रहे हैं, बजट के क्वेश्चन एक बार करा चुके, बचे हुए क्वेश्चन बजट के और भी कराएंगे, और इसके बाद हम लोग इस सीरीज को इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस के रूप में कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका सर्वे ना पूरा हो जाए। सर्वे पूरा होने के बाद कोई ना कोई यूजफुल, आपकी शिक्षा के लिए कोई उपयोगी चीज़ जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद बनाए रखिए, हमारा साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम लोग आपके लिए एक से एक क्वालिटी चीज़ें डिलीवर करते रहेंगे। साथ के साथ मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूँ, क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये तो आपको अपने आप ही हमारे लिए कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर आपको यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी चीज़ मिल सके, उनका बेनिफिट हो सके। जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे उनका सभी का लाभ होगा। तो आज की क्लास के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद।